हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो देख ली होगी। ये इंग्लिश क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेकंड पार्ट है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें 20 क्वेश्चंस कराए थे। आप लोगों ने वो 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए होंगे और उसमें अगर एंटोनिम सिनोनिम्स थे तो उनको लिख लिया होगा कहीं कॉपी में और उसे याद कर लिया होगा। आज इस वीडियो में हम फिर से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप एक कॉपी बना लीजिए जिसमें एंटोनिम्स और सिनोनिम्स और इस तरीके के जो वर्ड्स यूज होंगे उनको आप लिखते जाएंगे, तो उससे आपको बाद में रिवाइज करने में आसानी होगी। हो सकता है सेम वर्ड्स ना पूछे जाएं, सेम क्वेश्चंस ना रहें, लेकिन वर्ड मीनिंग सेम हो सकती है, क्योंकि इंग्लिश में एक ही वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो इससे मिलता जुलता भी दे सकता है, तो आपको उससे फायदा मिल सकता है। तो आपको उससे यूपी सीनेट के एग्जाम में फायदा मिल सकता है। तो चलिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से सही वर्ड चूज करके बताना है। यानी कि इसमें या तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी या वर्ड मीनिंग मिस्टेक होगी, कोई ऐसा वर्ड होगा जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले आपको सही वर्ड मीनिंग लिखनी है या सही स्पेलिंग उस क्वेश्चन की लिख लेनी है, तभी आप मैच करा पाएंगे और आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑप्शन सेलेक्ट करते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम सबसे पहले कमिटमेंट की स्पेलिंग लिख लेते हैं। कमिटमेंट की स्पेलिंग होती है COMMITMENT। ये कमिटमेंट की सही स्पेलिंग होती है, COMMITMENT। अब अगर आपने ये लिख लिया तो आपको ऑप्शन चूज करने में आसानी हो जाएगी, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको बस ऐसे ही मैच करा लेना है। सबसे पहले हम पहला देखेंगे, COMMITMENT। हमारे में जो मैंने लिखा है उसमें डबल टी नहीं है, यहाँ पर डबल टी दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो COMMITMENT, ये ऑप्शन करेक्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल गया। अगर आप देखना चाहें तो लास्ट के 2 भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है FLTS नाम से। सीनेट के लिए इससे बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलने वाली है। इसकी प्राइस हमने सिर्फ 99 रुपीज रखी है। 99 रुपीज में आपको टोटल 10 टेस्ट मिलेंगे। टेस्ट टाइमली होंगे और शेड्यूल से होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बस इस टेस्ट को परचेज करना है। अगर आप परचेज कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज देने से आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिलेगा। इस टेस्ट सीरीज में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं, तो उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए, उसके बाद आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। एक इडियम दिया हुआ है, यानी कि मुहावरा दिया हुआ है इंग्लिश का। कह रहा है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड। अगर इसका मतलब आपको बताना है तो इडियम्स मुहावरे जो होते हैं वो तो आपको याद होने चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं। जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं एकदम सही जगह कील ठोका है, तो उससे आप एक अंदाजा निकाल सकते हैं। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब एकदम हेड शॉट मारा है, एकदम सही तरीके से काम किया हुआ है। तो इसका मतलब, इसका कुछ ऐसा मतलब होगा जो हमें कहेगा कि एकदम काम परफेक्ट किया गया है या सही तरीके से किया गया है। हम ऑप्शंस देख लेते हैं। टू स्ट्राइक हार्ड, बहुत तेजी से मारना, बाद में देखेंगे क्योंकि अभी हो सकता है इससे बेहतर ऑप्शन हमें मिल जाए। दूसरा कह रहा है टू बी एग्जैक्टली राइट, एकदम सही होना। ये ज्यादा बेटर हो सकता है पहले वाले से, क्योंकि मैंने कहा एकदम सही जगह हेड शॉट मारना कहते हैं जिसको, सही जगह कील ठोकना। टू कॉज हार्म, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये तो पूरी तरीके से गलत है। टू मिस द पॉइंट, पॉइंट को मिस कर देना, ये अपोजिट बता रहा है उसका, ये अपोजिट है उसका। तो हमारा ऑप्शन होगा टू बी एग्जैक्टली राइट। आपको ऑप्शन में सही तरीके से खोजना होगा कि कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। हमें एक करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। हमारा सेंटेंस दिया हुआ है सी इज मैरिड अ डॉक्टर। सी इज मैरिड अ डॉक्टर, उसने एक डॉक्टर से शादी किया हुआ है। अब डॉक्टर से शादी किया हुआ है तो इसमें ऑप्शन हम देख रहे हैं क्या क्या दिया हुआ, कौन कौन से प्रीपोजिशन हमें दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है विद, दूसरा दिया हुआ है टू, बाई और एट। एट
और बाई, ये दोनों पूरी तरीके से गलत हैं। एट पोजीशन को बताता है और बाई बताता है कि किसी के द्वारा काम किया गया है, जैसे कि हम इसे पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। हमें दो में से सिलेक्ट करना है। इस तरीके से आपको ऑप्शन क्लियर भी करने होंगे कि चार में से दो कौन से सही हो सकते हैं। विद हो सकता है और टू हो सकता है। तो विद को देखते हैं कि विद होगा कि नहीं। सी इज मैरिड विद अ डॉक्टर, उसने एक डॉक्टर के साथ शादी की है। तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन अगर हम कहें टू, सी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, उसने एक डॉक्टर से शादी किया हुआ है, तो ये ज्यादा बेटर होगा। इसलिए प्रीपोजिशन हम कौन सा यूज करेंगे, बी वाला यूज करेंगे, टू ऑप्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट सिनोनिम्स फॉर मेटिकुलस। मेटिकुलस का करेक्ट सिनोनिम्स हमें बताना है। सबसे पहले हमें ये बताने के लिए मेटिकुलस की मीनिंग आनी चाहिए। अगर आपको मेटिकुलस की मीनिंग नहीं आती है तो फिर आप सिनोनिम्स नहीं बता पाएंगे। मेटिकुलस की मीनिंग होती है परफेक्ट, परफेक्ट या फिर कोई काम बहुत ही प्रिसाइजली करना, बहुत ही सही तरीके से करना। कोई काम बहुत ही प्रिसाइजली करना मतलब एकदम टू द पॉइंट काम करना, ना तो इधर ना ही इधर। तो हम ऑप्शन खोजते हैं कि कौन सा इससे मैच कर रहा है। पहला दिया हुआ है केयरलेस, केयरलेस अगर है तो परफेक्ट हो ही नहीं सकता है। दूसरा दिया हुआ है प्रिसाइज, ये परफेक्ट हो सकता है। तीसरा दिया हुआ है हैस्टी और चौथा दिया हुआ है रेकलेस। हैस्टी का मतलब होता है कोई काम गलत तरीके से करना, तो यहाँ ये अपोजिट मीनिंग दे रहा है। और रेकलेस का मतलब होता है कोई काम जैसे हम कर रहे हैं बिना सोचे समझे कर रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं, विदाउट थिंकिंग कर रहे हैं कोई काम, तो उसको कहते हैं रेकलेस, विदाउट थिंकिंग। तो हमें मेटिकुलस की सिनोनिम्स चाहिए जिसका मतलब था परफेक्ट, तो हम प्रिसाइज को ऑप्शन चूज करेंगे क्योंकि ये एकदम परफेक्ट मैच कर रहा है। कोई काम प्रिसाइजली करना या पूरी तरीके से परफेक्टली करना, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिटेक्ट करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। फिर से हमें चार ऑप्शंस में से करेक्ट वर्ड बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। पहला है गवर्नमेंट, GOVERNMENT। दूसरा लिखा हुआ है GOVERMENT, गवर्नमेंट। तीसरा लिखा हुआ है GOVRNMENT और चौथा लिखा हुआ है GOVERNAMENT। हमें गवर्नमेंट की सही स्पेलिंग बतानी है। उसके लिए सबसे पहले हम गवर्नमेंट की जो सही स्पेलिंग होती है उसे लिख लेते हैं बगल में। तो गवर्नमेंट की स्पेलिंग होती है GOVERNMENT, ये सही स्पेलिंग होती है गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट पढ़ा जाता है उसको। ये पहले ऑप्शन में दिया हुआ है GOVERNMENT, हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। स्पेलिंग मिस्टेक वाले क्वेश्चंस में ये ध्यान जरूर रखना है आपको कि पहले स्पेलिंग करेक्ट करके लिख लेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर रेजिलियंट। रेजिलियंट का सिनोनिम्स बताना है। उसके लिए सबसे पहले हमें रेजिलियंट की मीनिंग पता होना चाहिए कि रेजिलियंट का मतलब क्या होता है। तो रेजिलियंट का मतलब होता है स्ट्रांग। रेजिलियंट का मतलब होता है स्ट्रांग। अब इसमें से हमें खोजना पड़ेगा कि स्ट्रांग किसकी मीनिंग है, क्योंकि डायरेक्टली स्ट्रांग नहीं लिखा होगा। पहला दिया हुआ है रिजिड, रिजिड का मतलब कोई चीज थोड़ा हार्ड हो। दूसरा है फ्लेक्सिबल, कोई चीज कमजोर हो या फ्लेक्सिबल हो। कह रहा है फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है कमजोर, और वीक का मतलब भी कमजोर होता है। तो इन तीनों का मतलब कमजोर दिया हुआ है, यानी कि हमारा ये एंटोनिम्स होगा, सिनोनिम्स नहीं हो सकता। अगर एंटोनिम्स पूछता तो इन तीनों ऑप्शन को हम करेक्ट कहते, लेकिन सिनोनिम्स पूछा है तो हम रिजिड लगाएंगे। रिजिड का मतलब होता है हार्ड, और हार्ड चीज जो है स्ट्रांग होती है, हार्ड या फिर स्ट्रांग। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ए। क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। हमें करेक्ट पंक्चुएशन बताना है, मतलब यहाँ पर बताना है कि कौन सा सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, ग्रामेटिकली, मीनिंग वाइज, और कॉमा ये सब हमें चेक करना होता है। हमें कॉमा भी देखना होता है कि कहीं कॉमा गलत जगह तो नहीं लगा हुआ है। तो चलिए सेंटेंस पढ़ लेते हैं। पहला है द मैनेजर सेड, मैनेजर ने कहा वी विल मीट एट 3 PM टुडे, हम 3 PM पे मिलेंगे।
तो यहाँ पर देखिए गलती क्या है, मैनेजर सेड, ये सही है, कामा यहाँ पर लगा हुआ है, इन्वर्टेड कामाज लगे हैं, उसके बाद वी विल मीट एट 3 PM टुडे, ग्रामर भी सही है, वी विल हम मिलेंगे या हम 3 बजे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर गलती एक चीज किया हुआ है, 3 PM को गलत लिखा हुआ है। PM जब भी कहीं पर भी लिखा होता है, टाइम मेंशन जब किया जाता है तो PM इस तरीके से लिखा जाता है, PM, ये दोनों स्मॉल में लिखे जाते हैं और इनके साथ डॉट लगा हुआ होता है। स्मॉल में ही हम हमेशा लिखेंगे, इसको कैपिटल में नहीं करेंगे या फिर बिना डॉट के नहीं लिखेंगे। जनरली ये चीजें लिख देते हैं लेकिन वो गलत होती हैं, ग्रामेटिकली उसे गलत माना जाता है। तो इस क्वेश्चन में वही आपसे पूछा है कि इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है। दूसरे सेंटेंस में दिया हुआ है 3 PM स्मॉल में और डॉट भी लगाया है। तीसरे में 3 PM कैपिटल लिखा हुआ है, 3 PM स्मॉल लिखा हुआ है चौथे में, लेकिन दोनों में डॉट नहीं लगाया हुआ है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसा मैंने बताया उस तरीके से लिखा हुआ है, स्मॉल p और स्मॉल m उसके साथ डॉट लगाया हुआ है। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब ब्रेकआउट। ब्रेकआउट की करेक्ट मीनिंग बतानी है, एक फ्रेज है, इसका हमें करेक्ट मीनिंग बताना है। तो ब्रेकआउट का मतलब सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, ब्रेकआउट का मतलब होता है कोई चीज अचानक से शुरू करना, स्टार्ट सडनली। ब्रेकआउट वर्ड जो है वो जो शेयर मार्केट यूज करते हैं, उसमें पैसा वगैरह लगाते हैं, वो ज्यादा यूज करते हैं कि आज इस शेयर ने ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। मतलब उनका कहने का मतलब होता है अचानक से शेयर ने ऊपर की तरफ छलांग लगाया या फिर नीचे की तरफ आ गया। तो इसका मतलब स्टार्ट सडनली होता है, अचानक से कोई काम शुरू कर देना या अचानक से कोई काम करने लगना। पहला ऑप्शन दिया हुआ है टू स्टार्ट सडनली, अचानक से कोई काम शुरू कर देना। टू रिपेयर समथिंग, किसी चीज को रिपेयर करना। तीसरा दिया हुआ है टू स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना। और टू टेक ए ब्रेक, मतलब किसी चीज से आराम लेना या कोई काम कर रहे हैं उसमें ब्रेक लेना। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। हमने इसकी डायरेक्ट मीनिंग बताई थी कि टू स्टार्ट सडनली, कोई काम अचानक से शुरू करना। ब्रेक आउट आना, कहीं पर ब्रेक आउट आना मतलब ये काम अचानक से शुरू हो गया या ये काम अचानक से बंद हो गया। हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, टू स्टार्ट सडनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे पहचानते हैं, इन दोनों के लिए मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था, उसमें आपको ट्रिक बताया था कि इसको कैसे पहचानते हैं बिना ज्यादा ग्रामर का यूज किए हुए। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, द रोड्स वर रिपेयर्ड बाय द वर्कर्स। दूसरा कह रहा है द वर्कर्स रिपेयर्ड द रोड। तीसरा है द रोड हैड बीन रिपेयर्ड। चौथा ऑप्शन कह रहा है द रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड। पहले ऑप्शन में बाई लगा रखा है, जैसे ही बाई लगाएगा और ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा कह रहा है द वर्कर्स रिपेयर्ड द रोड्स, यहां पर सब्जेक्ट पहले आया हुआ है, उसके बाद वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो सकता है। अब हम देखते हैं थर्ड वाला, उसके बाद हम आंसर डिसाइड करेंगे कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा और ज्यादा सटीक आंसर कौन सा होगा। द रोड्स हैज बीन रिपेयर्ड, इस क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्ट को पहले रखा हुआ है और डी वाले ऑप्शन में अगर देखें तो इसमें भी ऑब्जेक्ट को पहले रखा हुआ है। मैंने कल बताया था कि सब्जेक्ट पहले आना चाहिए तभी एक्टिव सेंटेंस होगा, वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा। अगर ऑब्जेक्ट पहले आता है तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस माना जाता है। तो इसका आंसर हमारा होगा बी, द वर्कर्स रिपेयर द रोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री। हमें करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री बताना है, मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है, बताना है कौन सा सही लगा हुआ है। जैसे कि कंपैरिजन के लिए हम वर्ड्स यूज करते हैं मोर देन, मोस्ट और मोर देन, इधर इसमें एक में ही यूज किया हुआ है। तो हम देख लेते हैं मोर हैप्पियर, हैप्पियर देन, मोस्ट हैप्पी और मोर हैप्पी देन। अगर हमको यहाँ पर सही चूज करना है ऑप्शन तो एक एक ऑप्शन को समझना होगा। सबसे पहले देखते हैं मोर हैप्पियर को। अगर हम मोर हैप्पियर को देखें तो हैप्पी होता है और जब हम इसमें IER ऐड करते हैं, वाई हटा के, तो ये खुद एक कंपैरिजन बन जाता है। हमें इसके साथ मोर लगाने की जरूरत नहीं है, इसके साथ हम देन लगाते हैं कि ये उससे ज्यादा खुश है, जैसे हैप्पियर देन हिम।
लेकिन मोर हैप्पियर लगाने से डबल कंपैरिजन हो जा रहा है। यहाँ पर डबल कंपैरिजन कैसे हो रहा है, मोर भी कंपेयर कर रहा है और हैप्पियर तो खुद एक कंपैरिजन है, मतलब किसी से बढ़िया बता रहा है हैप्पियर, हम उसमें भी मोर लगा के किसी को बता रहे हैं कि मोर हैप्पियर, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। हमें अगर कहीं पर हैप्पियर लगाना है तो सिर्फ हैप्पियर होगा, उसके साथ मोर मोस्ट ये सब नहीं आएगा। हाँ, कंपैरिजन के लिए हम उसमें देन जरूर लगा सकते हैं कि किससे ज्यादा हैप्पियर है, इनसे ज्यादा हैप्पियर है, मोर देन हिम। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है हैप्पियर देन। हैप्पियर देन को मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हैप्पियर के साथ देन लगा सकते हैं। इसका एग्जांपल जैसे हमें अगर देना हो तो हम कैसे देंगे कि ही इज हैप्पियर देन राम। अब यहां पर राम से कंपेयर करके बता रहा है कि वो राम से ज्यादा खुश है या खुश रहता है, तो एक कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन के लिए हमने वर्ड यूज किया है हैप्पियर, और किससे बताने के लिए ये देन का यूज किया है कि किससे ज्यादा हैप्पी है, उसके लिए देन का यूज किया है। तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, हैप्पियर देन। तीसरा ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता वो देख लेते हैं। लिखा हुआ है मोस्ट हैप्पी। अब मोस्ट हैप्पी किसी से कंपेयर नहीं कर रहा है, वो बता रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा खुश हैं, मतलब यहाँ पर सुपरलेटिव हो गया है, कंपेरेटिव नहीं रहा। ये सुपरलेटिव हो गया, मतलब खुद में ही ये बता रहा है किसी को कि वो खुश हैं, वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। किसी से कंपैरिजन नहीं करना है कि वो किससे ज्यादा खुश हैं, क्यों खुश हैं, ये सब नहीं है। सीधे सीधे मोस्ट हैप्पी मतलब सबसे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, तो वो सुपरलेटिव में आता है। जहां पर भी मोस्ट का यूज होता है वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम करते हैं। यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री पूछा था, इसलिए मोस्ट हैप्पी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन दिया है मोर हैप्पी देन। यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री नहीं है, हैप्पी जब हैप्पियर होगा तभी कंपैरिजन होगा, नहीं तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसलिए इस कंटेस्ट में दोनों ही रॉन्ग है, मोर और देन दोनों लगा रखा है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज हैप्पी को डायरेक्ट हैप्पी लिख दिया है। अगर सिर्फ हैप्पी को हम देखें तो ये एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इसे हम रख सकते हैं, तो यहां पर कंपैरिजन नहीं हो सकता है। हमारा ऑप्शन आया था बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट कंजक्शन। अब हमें करेक्ट कंजक्शन चूज करके इस सेंटेंस में फिल करना है। सेंटेंस क्या है, सी कंटिन्यूड स्पीकिंग, द ऑडियंस वाज नॉट लिसनिंग। उसने अपना बोलना जारी रखा, द ऑडियंस वाज नॉट लिसनिंग, लेकिन ऑडियंस नहीं सुन रहे थे, ऑडियंस सुन नहीं रहे थे, फिर भी उसने अपना बोलना कंटिन्यू रखा। तो यहां पर क्या हो सकता है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए ऑल्दो, दूसरा दिया हुआ है अनलेस, तीसरा बिकॉज और चौथा इफ। इफ का यूज यहां कोई मतलब नहीं है कि अगर ऑडियंस सुन नहीं रही थी। बिकॉज भी नहीं लगेगा, उसने अपना बोलना जारी रखा, बिकॉज द ऑडियंस वाज नॉट लिसनिंग, कोई सेंस नहीं बनता इस सेंटेंस का। सी कंटिन्यूड स्पीकिंग द अनलेस द ऑडियंस वाज नॉट लिसनिंग। यहां पर अगर इसका मतलब हम निकालें, इसका यूज करेंगे तो ये बताएगा सेंटेंस का मतलब कि उसने अपना बोलना जारी रखा जब तक कि ऑडियंस सुन नहीं रही थी। इस तरीके से इसका मतलब निकलेगा, वो सेंटेंस भी रॉन्ग होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं तो ए है ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि हिंदी में, तो यहाँ पर अगर हम ऑल्दो का यूज करते हैं तो उसका मतलब आएगा सी कंटिन्यूड स्पीकिंग, उसने अपना बोलना जारी रखा, द ऑडियंस वाज नॉट लिसनिंग, ऑल्दो द ऑडियंस वाज नॉट लिसनिंग, यद्यपि ऑडियंस सुन नहीं रही थी। या तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट होगा इस फिल इन द ब्लैंक्स में भरने के लिए, ये कंजक्शन हम भर सकते हैं। हमारा आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन। कह रहा है कि ये डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, इसका इनडायरेक्ट कन्वर्जन क्या होगा। ही सेड आई विल कॉल यू टुमारो। डायरेक्ट का मैंने क्वेश्चन पिछले वीडियो में करा रखा है पहली क्लास में, उसके लिए मैंने बताया था कि डायरेक्ट से डायरेक्ट करने के लिए हम सबसे पहली चीज दैट का यूज करते हैं, और दूसरी चीज क्या होती है, टेंस कन्वर्जन होता है, टेंस कन्वर्जन होता है। तो हम देख लेते हैं कहां पर दैट का यूज हुआ है और टेंस सही तरीके से कन्वर्ट किया गया है। पहला कह रहा है ही सेड दैट ही विल कॉल मी टुमारो, यहां पर दैट का यूज किया हुआ है।
लेकिन टेंस कन्वर्जन में उसने कुछ भी नहीं किया हुआ है, उसने सिर्फ आई को ही कर दिया है और कुछ नहीं किया है। विल कॉल मी टुमारो सेम टू सेम रख दिया है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि टेंस कन्वर्जन नहीं किया है। दूसरा देखते हैं, ही सेड दैट ही वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे। यहां पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो टुमारो को नेक्स्ट डे लिखते हैं, पहली चीज ये है। दूसरी चीज दैट का यूज कर रखा है यहां पर, और तीसरी चीज विल को यहां पर वुड में कन्वर्ट किया गया है। तो तीनों चीजें उसने की हुई हैं, दैट भी लगाया है, विल को वुड में कन्वर्ट किया है और टुमारो को नेक्स्ट डे भी लिख रखा है। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा बी। थर्ड ऑप्शन अगर हम देख लें, ही सेड दैट ही नहीं लगाया यहां पर, ही कॉल मी द नेक्स्ट डे, टेंस कन्वर्जन भी रॉन्ग किया हुआ है। ही सेड दैट ही कॉल्ड मी टुमारो, यहां पर टेंस कन्वर्जन रॉन्ग किया हुआ है, कॉल्ड लिखा है, इसका मतलब ये पास्ट का बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द एनालॉजी। इसको कंप्लीट करना है। यहां पर दिया हुआ है फ्रूगल, उसके बाद रेशियो लगाया हुआ है इकोनॉमिकल, उसके बाद लेविस लिखा हुआ, और इसका यहाँ क्या आएगा, इसके साथ क्या रख सकते हैं हम। इसमें दिया हुआ है पहला एक्स्ट्रावैगेंट, मिजरली, कॉशियस और जेनरस। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हमें जो दोनों दिया होगा उसे ऑब्जर्व करना होता है कि क्या चीज दिया है। एंटोनिम्स दिया हुआ है, सिनोनिम्स दिया हुआ है, या फिर कुछ और दिया हुआ है। तो फ्रूगल का मतलब होता है बहुत कम खर्चा करने वाला, उसके बाद दिया हुआ है उसके साथ इकोनॉमिकल, मतलब कोई चीज बहुत ही फायदेमंद हो पैसे के मामले में। तो दोनों सिनोनिम्स एक तरीके से बता रहा है, फ्रूगल और इकोनॉमिकल एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें लेविस का सिनोनिम्स यहाँ पर भरना होगा। अब इसके लिए हमें लेविस का मतलब पता होना चाहिए। लेविस का मतलब होता है बहुत ज्यादा खर्चा करने वाला या बहुत ज्यादा खर्चीला या महंगा चीज। इसके लिए हमें सिनोनिम्स खोजने के लिए ऑप्शन में खोजना पड़ेगा कि ये इससे मिलता जुलता मीनिंग किसका है। तो सबसे पहला हम देखते हैं एक्स्ट्रावैगेंट। एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा खर्च करने वाला, एक्सेसिव एक्सपेंडिंग या बहुत ज्यादा खर्चा करना। एक्सेसिव स्पेंडिंग। मिजरली का मतलब होता है कंजूस, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी अपोजिट हो जाएगा, ये एंटोनिम्स हो जाएगा। कॉशियस जो बच के चलता हो, ये भी एक तरीके से एंटोनिम्स होगा। और लास्ट है जेनरस। जेनरस का मतलब होता है कोई बहुत ज्यादा पैसे दान करता हो। ये इसका मतलब भी लगभग मैच करता है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग इसकी लेविस से मैच नहीं करती है, इस वजह से हम इसको नहीं लगा रहे हैं। एक्स्ट्रावैगेंट ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि उसकी सटीक मीनिंग होती है एक्सेसिव स्पेंडिंग, और लेविस का मतलब भी होता है कोई चीज बहुत महंगी या बहुत ज्यादा खर्चा करने वाला। ये जनरस जो होता है ये डोनेशन से रिलेटेड होता है, लेकिन एक्स्ट्रावैगेंट जो होता है खर्चे से रिलेटेड होता है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स। हमें इसमें से बताना है कि आर्टिकल सही तरीके से कहां पर यूज हुआ है। जब भी आर्टिकल की बात होती है, ए, एन और द का यूज हम सही तरीके से चेक करेंगे कि कहां पर सही से यूज हुआ है और कहां पर नहीं यूज हुआ है। तो पहला देखते हैं, सी अडॉप्टेड एन ऑर्फन बॉय। दूसरा दिया हुआ है सी अडॉप्टेड अ ऑर्फन बॉय। तीसरा है सी अडॉप्टेड द ऑर्फन बॉय। चौथा है सी अडॉप्टेड ऑर्फन बॉय। तो ए, एन और द का यूज अगर हम यहां पर देखें तो ए यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड के सामने, एन यूज होता है वॉवेल साउंड के सामने, ये वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हम सिर्फ वॉवेल देखकर कोई भी चीज कहीं पर यूज नहीं करते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि हम साउंड का ध्यान रखेंगे। अगर हमें यूज करना है, जैसे कि लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी, तो यहां पर ये वॉवेल के साथ शुरू हो रहा है तो एन लगना चाहिए, लेकिन यहां पर एन गलत हो जाता है, यहां पर ए लगता है, क्योंकि जब हिंदी में लिखते हैं इसको तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है यूनिवर्सिटी। तो यहां पर वॉवेल साउंड नहीं आता है, सिर्फ वॉवेल दिखाई देता है लेकिन वॉवेल साउंड नहीं आता है। तो इसका ध्यान रखकर हमें
इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सी, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर जैसे हम ऑरेंज लिखते हैं वैसे ही ऑर्फन है। ऑर्फन अगर लिखा जाता है हिंदी में तो इस तरीके से लिखा जाएगा। यहां पर हिंदी का वॉवेल स्वर भी आ रहा है और इंग्लिश का ओ भी लिखा हुआ है, तो हम एन ऑर्फन बॉय का यूज करेंगे। सी अडॉप्टेड एन ऑर्फन बॉय। बाकी ऑप्शन गलत हैं। क्यों गलत हैं आपको पता है, ए लग ही नहीं सकता है, द और एक में लगाया ही नहीं है, लेकिन यहां पर आर्टिकल का यूज जरूर होगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, फिर से हमें स्पेलिंग चूज करनी है। करेक्ट स्पेलिंग चूज करने के लिए सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है उसकी करेक्ट स्पेलिंग बगल में लिख लेनी होती है। मैंने ये पहले ही बताया रखा है। तो ओकेजन, ओकेजन की स्पेलिंग होती है ओ डबल सी ए एस आई ओ एन, ओ डबल सी ए एस आई ओ एन। ये ओकेजन की करेक्ट स्पेलिंग है, हमें इसे खोजना है ऑप्शन में। तो पहला दिया हुआ है ओ डबल सी ए डबल एस आई ओ एन, दूसरा दिया हुआ है ओ डबल सी ए एस आई ओ एन, ये करेक्ट है। तीसरा दिया हुआ है ओ सी ए डबल एस आई ओ एन, और चौथा दिया हुआ है डबल सी और ट्रिपल एस दे रखा है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। हमारा करेक्ट ऑप्शन मिला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है करेक्ट वर्ब फॉर्म, वर्ब फॉर्म चूज करना है करेक्ट। सेंटेंस दिया हुआ है बाय नेक्स्ट मंथ ही इन दिस कंपनी फॉर 5 years। बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक, ही इन दिस कंपनी फॉर 5 years। सेंटेंस क्या दिया हुआ है या वर्ब क्या दिया हुआ है, विल बी वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years, विल वर्क इन दिस कंपनी फॉर 5 years, विल हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 5 years और वर्क्स इन दिस कंपनी फॉर 5 years। ये प्रेजेंट टेंस का बताएगा, ये हो ही नहीं सकता यहाँ पर। तो हम बाकी के 3 ऑप्शंस में से चूज करेंगे कि कौन सा होगा। सेंटेंस का हिंदी का मतलब कुछ इस तरीके से होगा, अगले महीने वह इस कंपनी में इतने साल तक यानी 5 साल तक काम कर चुका होगा। तो इसको बताने के लिए कर चुका होगा, परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट में हमें जाना पड़ेगा। फ्यूचर परफेक्ट में जैसे जाएंगे हम हैव का यूज करेंगे, हैव के साथ फ्यूचर में विल आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इन सारी चीजों को ध्यान रख के हम ऑप्शन में खोजेंगे। विल बी वर्किंग, आईएनजी फॉर्म लगा रखा है, ये कॉन्टिन्यूअस बता रहा है। विल वर्क, ये फ्यूचर इंडेफिनिट बता रहा है। विल हैव वर्क, फ्यूचर परफेक्ट बता रहा है, फ्यूचर परफेक्ट बता रहा है क्योंकि विल लगाया हुआ है, हैव लगाया हुआ है और वर्क की थर्ड फॉर्म लगाया हुआ है। यहां पर जो बता रहा है सेंटेंस में, वो कह रहा है कि 5 साल उसके पूरे हो चुके होंगे। ये नहीं कह रहा है कि 5 साल काम कर रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं बताएगा। या ऐसा सेंटेंस का मतलब अगर हम निकाल भी लेते हैं तो वो गलत होगा, क्योंकि बता रहा है कि अगले महीने तक उसका इस कंपनी में इतने साल तक काम हो चुका होगा। इस तरीके का सेंटेंस बता रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है। अब जब इस तरीके का क्वेश्चन देता है तो उसमें कुछ भी गलत कर सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक कर सकता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक कर सकता है, आर्टिकल्स का यूज इधर उधर कर सकता है, या वर्ब की फॉर्म चेंज कर सकता है, टेंस गलत कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो आपको सारी चीजों को ध्यान रखना होगा, तभी आप इसमें गलती पकड़ पाएंगे। पहला दिया हुआ है द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर इंक्रीजिंग। अब इस सेंटेंस में एक चीज की गलती है, उसे पकड़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गलती कहां से और क्यों हो रही है। यहां पर दिया हुआ है द नंबर। अब अगर कहीं पर द नंबर लिखा हुआ है तो नंबर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हमें क्या देखना होगा, सिंगुलर में कौन आता है, इज, वाज। यहां पर लगा रखा है आर, आर का मतलब प्लूरल बता रहा है। एप्लीकेंट्स प्लूरल है लेकिन उसके साथ नंबर लगा हुआ है, नंबर हमेशा सिंगुलर को बताता है। तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर इंक्रीजिंग, ये गलत होगा। दूसरा दिया हुआ है द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज इंक्रीजिंग, यहां पर बिल्कुल सही यूज किया है, इज का यूज ही हम करेंगे। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज इंक्रीजिंग,
यहाँ पर ए नंबर लगा रखा है। अगर ए नंबर का यूज हुआ, द को हटा के हमने ए आर्टिकल का यूज किया, तो यहाँ पर नंबर जो होता है वो प्लूरल को बताता है, मतलब किसी ऐसे ग्रुप टाइप का बताने लगता है। तो ए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज इंक्रीजिंग, यहाँ पर ये प्लूरल है, इसके साथ आर आना चाहिए था लेकिन उसने इज लगा रखा है। लास्ट ऑप्शन है ए नंबर ऑफ एप्लीकेंट वाज इंक्रीजिंग। तो ए पहली चीज यहाँ पर गलती क्या किया है, द की जगह ए लगाया है, तो उसके साथ वर आना चाहिए था, वर, लेकिन वाज लगा रखा है, सिंगुलर लगा रखा है। हमें क्या चाहिए था, प्लूरल चाहिए था। सेंटेंस में टेंस की कोई गलती नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का गलत यूज किया गया है, तो हमें ऑप्शन करेक्ट मिला बी। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं क्या गलती है। नंबर के साथ जब द लगा था तो वो सिंगुलर था, उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसे ही उसे हमने ए नंबर लिखा तो ये ग्रुप टाइप का बताता है कि इस ग्रुप के एप्लीकेंट्स बढ़ रहे हैं। अब ग्रुप बताएगा तो प्लूरल हो जाएगा, तो हमारा आंसर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस। हमें अब पैसिव वॉइस बताना है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक्टिव वॉइस बताना था। सेंटेंस दिया हुआ है दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अब हमें इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली चीज हमें ऑब्जेक्ट को पहले लिखना होगा और सब्जेक्ट के साथ बाई का यूज करना होगा। पहला दिया हुआ है द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड बाई देम। पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। द प्रोजेक्ट यहां पर ऑब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड वर्ब है और देम ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट लास्ट में आया है, ऑब्जेक्ट पहले आया है, सब्जेक्ट के साथ बाई का यूज किया गया है और टेंस का सही से यूज किया गया है, तो पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दूसरा कह रहा है द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड बाई देम। यहां पर इज लगाकर उसने गलत कर दिया है। उसमें लिखा हुआ है, सेंटेंस अगर हम देखें, दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ये पास्ट का सेंटेंस है। यहाँ पर हम प्रेजेंट का यूज नहीं कर सकते हैं, तो इज नहीं आएगा। यहाँ पर जब भी यूज होगा तो वाज ही आएगा। द प्रोजेक्ट हैड कंप्लीटेड बाई देम, यहाँ पर परफेक्ट का यूज कर रहा है और यहाँ पर हैज बीन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज कर रहा है। मतलब लास्ट के तीन ऑप्शन में उसने क्या गलती किया हुआ है, टेंस की गलती किया हुआ है। लास्ट के ऑप्शन में एक गलती और है, यहाँ पर सब्जेक्ट को गायब कर दिया है, सब्जेक्ट ही नहीं है और बाई का यूज नहीं किया गया है, तो ये पूरी तरीके से गलत है। लेकिन बीच के दो ऑप्शन जो हैं बी और सी, इसमें टेंस की गलती किया है। करेक्ट आंसर होगा ए। चूज द करेक्ट होमोफोन्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें करेक्ट होमोफोन सेलेक्ट करना है यहाँ पर और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सेंटेंस दिया हुआ है ही हैड टू द पेन विद अ स्माइल और ऑप्शन में दिया हुआ है बेयर, बियर, बियर और बियरिंग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए होमोफोन्स क्या होते हैं। होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के जो दिखने में सेम होते हैं और सुनने में सेम होते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग डिफरेंट होती है। जैसे कि यहाँ पर सब कुछ एक जैसा ही दिख रहा है, पढ़ने में भी सेम ही आते हैं वो, बेयर, बियर, बियर और बियर। हम इनको पढ़ेंगे सब सेम ही, लेकिन सबके मीनिंग डिफरेंट है। इसमें कौन सा सही बैठेगा, सही तरीके से इस सेंटेंस का मतलब बताएगा, हमें वो यूज करना है। बेयर का मतलब होता है अनकवर्ड, बियर का मतलब होता है किसी चीज को इंड्योर करना, मतलब सहना, एक तरीके से सहना। तीसरा दिया हुआ है बियर। बियर यहां पर मीनिंग बताता है एक ड्रिंक की। और लास्ट ऑप्शन जो है बियर, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक किया हुआ है। वर्ड का कोई भी मतलब नहीं होता है। हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो बी होगा, किसी चीज को सहना। ही हैड टू बियर द पेन विद अ स्माइल, उसे पेन को अब सहना ही होगा स्माइल के साथ, ये हो गया। लेकिन एक मतलब बियर का और भी होता है। बियर का मतलब होता है हिंदी में भालू। तो अगर होमोफोन यूज करने के लिए आता है तो आपको बहुत ही सोच समझ के देख के यूज करना होगा। एक चीज और यहाँ पर ध्यान देना है कि बियर का यूज यहाँ पर जो हुआ है
वो वर्ब के फॉर्म में यूज हुआ है। यहाँ पर जो बियर हमने यूज किया है वो वर्ब है, और एक तरीके से पूरा का पूरा फ्रेज हुआ है बियर द पेन। लेकिन जो बियर का मतलब भालू होता है वो नाउन के फॉर्म में यूज होता है, तो इसका भी ध्यान रख के आपको यूज करना है, क्योंकि बियर का मतलब भालू होता है और ज्यादातर लोग सिर्फ भालू ही जानते हैं बियर का मतलब। लेकिन यहाँ पर बियर का मतलब किसी चीज को टॉलरेट करना या फिर इंड्योर करना होता है। टॉलरेट भी इसका मतलब हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंटेंस दिया हुआ है हिज स्पीच वाज सो दैट एवरीवन लिसनड केयरफुली। हमें यहाँ पर स्पीच की क्वालिटी बतानी है कि ऐसी क्या कुछ क्वालिटी थी उसकी जिससे लोगों ने उसे बहुत ध्यान से सुना। तो क्वालिटी बताने के लिए हम दो चीजों का यूज करते हैं। पहला है एडजेक्टिव और दूसरा है एडवर्ब। हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा यूज होगा। परसुएसिव जो है इसका मतलब होता है कन्विंस करना या मनाना। तो कन्विंस, स्पीच के लिए कन्विंस यूज किया गया है कि उसका स्पीच बहुत ही कन्विंसिंग था, तो परसुएसिव एडजेक्टिव है। परसुएड ये वर्ब है, परसुएडिंग ये भी वर्ब है लेकिन यहां पर ये गलत फॉर्म है इसका, और परसुएसिवली ये एडवर्ब। परसुएसिवली का यूज हम तब करेंगे जब हम बताएंगे कि उसने बहुत ही अच्छा स्पीच दिया, यानी बहुत ही कन्विंसिंग स्पीच दिया। अगर हम ऐसा लिखेंगे तब हम परसुएसिवली का यूज करेंगे। मतलब जैसे कि इस तरीके से हो सकता है, ही गिव द स्पीच परसुएसिवली। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस कुछ और मतलब बता रहा है। वो बता रहा है कि हिज स्पीच वाज सो परसुएसिव। यहाँ पर हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे, मतलब हम उसके स्पीच की बात कर रहे हैं, वो स्पीच कैसा दे रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एडवर्ब हमेशा काम करने के क्वालिटी को बताता है, काम करने के क्वालिटी को बताता है, और एडजेक्टिव जो है या तो नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। तो यहां पर सेंटेंस में हमें नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है, यानी कि प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है कि उसकी स्पीच जो थी वो बहुत ही कन्विंसिंग थी। तो हम इसलिए ए ऑप्शन का यूज करेंगे। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, परसुएसिव यूज करेंगे, एडजेक्टिव होगा। दूसरा वर्ब है, तीसरा वर्ब की गलत फॉर्म है, यहाँ पर वो यूज नहीं हो सकती है। तीसरा परसुएसिवली एडवर्ब है, क्यों नहीं यूज किया है वो भी बता दिया है मैंने। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और इसमें जो एंटोनिम सिनोनिम्स या वर्ड मीनिंग करेक्शन वाले वर्ड्स हैं आप उनको एक कॉपी में लिखते जाइए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे आपको याद होता जाएगा।